नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल। मतलब रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। तो मकसद यह है कि सबसे काम की जानकारी निकालें। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले ये केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन आखिर है क्या? ये आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स। बिल्कुल, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। मतलब वो गोंद है जो परमाणुओं, एटम्स को या आयंस को या फिर अणुओं, मॉलिक्यूल्स को एक साथ चिपकाए रखता है। अच्छा। और एक अहम बात यह है कि जब ये बंधन बनता है ना, तो सिस्टम से ऊर्जा निकलती है। ओह, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, ये एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। ऊष्मा बाहर निकलती है। और परमाणु ये करते क्यों हैं? मतलब बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्थिरता पाने के लिए, स्टेबिलिटी। वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, नोबल गैस जैसा हो जाए, स्टेबल। हाँ, वो ऑक्टेट नियम वाली बात। ऑक्टेट रूल। बिल्कुल, बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। ऑक्टेट रूल। इससे मुझे लुईस स्ट्रक्चर्स याद आ गए। पीडीएफ में लुईस सिंबल का जिक्र था। हाँ, लुईस सिंबल। इसमें हम तत्वों का प्रतीक लिखते हैं और उसके चारों ओर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, वही जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उनको डॉट्स या बिंदुओं से दिखाते हैं। ठीक है। और यहीं पर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये समझने में मदद करता है कि अणुओं के अंदर किस परमाणु पर कितना फॉर्मल आवेश है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लुईस संरचना सबसे ज्यादा स्थिर, मतलब स्टेबल होगी। लेकिन ये ऑक्टेट हमेशा पूरा नहीं होता शायद। पीडीएफ में कुछ एक्सेप्शंस की बात थी। हाँ, बिल्कुल। अपवाद तो है, जैसे कुछ अणुओं में ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जिसे अपूर्ण ऑक्टेट कहते हैं। उदाहरण के लिए BH3। अच्छा। और कुछ में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसे कहते हैं विस्तारित ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, जैसे PCl5 में। तो केमिस्ट्री में नियम है तो अपवाद भी है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं बॉन्ड्स के प्रकारों पर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पीडीएफ में 2 मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड ये बनता है एक धातु, मेटल, और एक अधातु, नॉन मेटल, के बीच। इसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर होता है ना। हाँ, पूरी तरह से स्थानांतरण। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। जैसे नमक NaCl में होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन ले लेता है। और इसी से जुड़ा है लैटिस एंथैल्पी। जी, पीडीएफ में इसका जिक्र है। जी। लैटिस एंथैल्पी वो ऊर्जा है जो निकलती है जब गैस अवस्था में आयनों से 1 मोल आयनिक ठोस बनता है, या कह सकते हैं ठोस को उसके गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। ये बॉन्ड की मजबूती का एक माप है। समझ गया, ठीक है। और दूसरा मुख्य प्रकार है कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड ये बनता है अधातु परमाणुओं, नॉन मेटल एटम्स के बीच। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़े साझा करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, जैसा वीडियो में भी था। अच्छा, शेयरिंग। और इसी में एक खास तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसमें जो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो सिर्फ एक ही परमाणु देता है, पर शेयर दोनों करते हैं। दिलचस्प। अब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े कुछ पैरामीटर्स भी हैं शायद, पीडीएफ में थे। हाँ, बहुत जरूरी पैरामीटर्स हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिकों के बीच की औसत दूरी है। ओके। फिर है बॉन्ड एंगल। ये अणु के आकार, उसकी ज्योमेट्री को तय करता है। बॉन्ड ऑर्डर भी है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल। और बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड की ताकत बताएगी। बिल्कुल। बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? ये सब मिलकर अणु की पूरी पर्सनैलिटी बनाते हैं। यहाँ पीडीएफ और वीडियो में रेजोनेंस का भी जिक्र था। ये क्या चीज है? रेजोनेंस, हाँ, ये तब होता है जब किसी अणु या आयन को हम एक अकेली लुईस संरचना से ठीक से नहीं दिखा पाते। असल में इलेक्ट्रॉन, खासकर पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह फिक्स नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। डीलोकलाइज्ड होते हैं। हाँ, बिल्कुल डीलोकलाइज्ड। तो अणु की असली संरचना इन कई संभावित संरचनाओं का एक हाइब्रिड होती है। और बॉन्ड पोलैरिटी भी अहम है। पोलैरिटी
मतलब बॉन्ड में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसा? हाँ, अगर जुड़े हुए परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत अलग-अलग है, तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ खिंच जाते हैं। इससे बॉन्ड पोलर हो जाता है। समझ गया। अब एक और खास बॉन्ड की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड ये असल में एक खास तरह का डाइपोल इंटरैक्शन है। ये तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से जुड़ा हो, जैसे कि फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O या नाइट्रोजन N। बिल्कुल, FON। ये बॉन्ड कोवेलेंट इतना मजबूत तो नहीं होता, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के जो खास गुण हैं या DNA का स्ट्रक्चर है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा रोल है। वाकई। चलिए अब उन थ्योरीज पर आते हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझाती हैं। पीडीएफ में VSEPR थ्योरी का जिक्र था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जी, VSEPR थ्योरी। इसका फंडा बड़ा सीधा है। क्या? कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े, चाहे वो बॉन्ड बना रहे हों, बॉन्डिंग पेयर्स, या अकेले हों, लोन पेयर्स, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, रिपल्शन। हाँ, तो अणु ऐसी शेप या ज्यामिति अपनाता है जिसमें ये रिपल्शन, ये धक्का मुक्की कम से कम हो। इससे अणु की शेप तय होती है और लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। हाँ, VBT। ये थ्योरी बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसके अनुसार बॉन्ड बनता है परमाणुओं के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से, मतलब जब ऑर्बिटल एक दूसरे में मिलते हैं। ओवरलैप। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं शायद इससे, सिग्मा और पाई। सिरे से सिरे मतलब हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, ये मजबूत होता है। और पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड बनता है साइड से ओवरलैप से, ये सिग्मा के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होते हैं। और VBT से ही जुड़ा है हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया, संकरण। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पीडीएफ में इसे ऑर्बिटल्स का मिश्रण बताया गया है। मिश्रण मतलब एक ही परमाणु के अलग अलग ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में एक जैसी ऊर्जा और शेप वाले नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये क्यों होता है? ताकि वो ज्यादा अच्छे और ज्यादा मजबूत बॉन्ड बना सकें और अणु को खास ज्यामिति दे सकें। जैसे मीथेन CH4 में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाँ, जिससे उसकी टेट्राहीड्रल शेप बनती है, चतुष्फलकीय। पीडीएफ में sp3, sp² और sp हाइब्रिडाइजेशन के उदाहरण थे। जी, ये अणुओं के आकार को समझने में बहुत मदद करता है। और आखिर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO थ्योरी। ये VBT से कैसे अलग है? MO थ्योरी थोड़ा अलग नजरिया देती है। पीडीएफ और वीडियो दोनों बताते हैं कि इसके अनुसार जब अणु बनता है तो परमाणुओं के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर पूरे अणु के लिए नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ, इनमें से कुछ होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग MOs, जो अणु को स्थायित्व देते हैं, और कुछ होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग MOs, जो अस्थिरता लाते हैं। अच्छा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इस थ्योरी से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और अणु के चुंबकीय गुण भी पता कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये MO थ्योरी ही समझा पाती है, VBT नहीं। तो ये थी केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये दुनिया काफी सारे सिद्धांत और मॉडल हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि परमाणु कैसे जुड़ते हैं, अणु कैसे बनते हैं, उनकी संरचना क्या होती है। बिल्कुल, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जैसा हमने देखा, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, VSEPR, VBT, MO थ्योरी, ये सब रसायन विज्ञान की नींव है, एकदम फाउंडेशनल। हाँ, इन स्रोतों, खासकर पीडीएफ ने हमें इसका एक अच्छा ओवरव्यू दिया। ये समझना कि परमाणु कैसे और क्यों जुड़ते हैं, यही तो केमिस्ट्री है। सही कहा। इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, वो वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्यों है वैसे। तो ये थे कुछ मुख्य निष्कर्ष। जानकारी तो बहुत थी, पर ये खास बातें थीं। हाँ, और एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो शायद सीधे तौर पर इन स्रोतों में नहीं था, लेकिन इस पूरी बातचीत से उभरता है। क्या? ये जो अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी अपनी अपनी ताकत है। तो ये अणु स्तर की ताकत बड़े पैमाने पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर
चीजों के गुणों को कैसे तय करती है। जैसे कोई चीज कितनी सख्त होगी या उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इस कनेक्शन के बारे में और सोचा जा सकता है। दिलचस्प पॉइंट, सोचने वाली बात है।